हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी थर्ड सिक्स सेमिस्टर। हमारी जो यूनिट नंबर 1 चल रही थी, इसमें आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6। तो इससे पहले हम 5 चैप्टर अपने कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग ड्रग्स के बारे में बात की थी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और ये जो है रिलेटेड है एंटी अल्सर ड्रग से, यानी हमारे पेट में जो है अल्सर हो जाते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके अलावा कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं अगर अल्सर हो जाते हैं पेट में, यानी पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, तो कौन कौन से जो ड्रग्स हैं वो यूज किए जाते हैं। और सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। इसके साथ साथ जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है 10 नंबर तक के भी क्वेश्चन बनते हैं, 5 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से देख लेना। और इस वाले जो वीडियो है इसमें मैं पूरे अच्छे तरीके से जो है कवर करने की कोशिश करूँगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। और इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा कि आप पे ना आए। तो इस चैप्टर को ज़रा ध्यान से देख लेना, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा डिटेल बनाया। तो सारी बेसिक चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी, और जो एडवांस चीज़ें हैं वो भी आपकी लगभग ऑलमोस्ट क्लियर हो ही जाएंगी। लेकिन इसके जो नोट्स हैं वो थोड़े शॉर्ट बनाया मैंने, ताकि एग्जाम के लिए आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो शॉर्ट जो है नोट्स आपको मिल जाएंगे, और ऐसे मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों से, जैसे कि ये हमारा स्टमक है, और स्टमक में जो है प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक एसिड। और ये हमेशा इसमें भरा नहीं रहता है, ये केवल तभी सीक्रेट होता है जब हम खाना खाते हैं, और कुछ भी हम जैसे खाने के बारे में सोचते हैं या फिर फूड को हम टच करते हैं। और ऐसे ही जब भी हमारे मन में कोई क्रेविंग आती है फूड से रिलेटेड, तभी ये क्या है, सीक्रेट होता है इससे। तो जो सीक्रेशन होता है वो कौन करती है, यहाँ पे हमारी कुछ सेल प्रेजेंट होती है जिनका नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल। वो क्या करती है, जो HCl होता है उसको रिलीज करती है। तो एक चीज़ आप ये समझ लीजिए। और उसके अलावा HCl बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है रियल में। अगर HCl को बाहर निकाल के अगर हम टच करते हैं तो हमारी स्किन को जला सकता है, गला सकता है। और अगर हम उसमें कोई एल्यूमिनियम या स्टील की चीज़ डालते हैं तो वो भी पूरी तरह से गल जाती है, यानी इतना ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है। तो अगर ये हमारे पेट में जब सीक्रेट होता है तो हमारा जो स्टमक है, तो ये इससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हो गया कि जो ऑक्जेंटिक सेल होती है वो हमारा HCl रिलीज करती है, यानी जब भी हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पे जो है डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन हो जाए, इसलिए जो है गैस्ट्रिक HCl रिलीज होता है। और उसके अलावा मैं बात करूं कि हमारा जो पेट है उसे प्रोटेक्ट कौन करता है इस HCl से, तो वो होती है हमारी म्यूकस लेयर, है ना। तो म्यूकस की आप स्पेलिंग देख लेना, ये वो वाला म्यूकस नहीं है, ये दूसरी वाली म्यूकस लेयर है। तो आपको जो है म्यूकस लेयर देख लेनी है। और ये जो म्यूकस लेयर है इसका जो इसे कौन प्रोड्यूस करता है, यानी इसे कौन बनाता है स्टमक के अंदर, तो वो होती है हमारी गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स हमारी क्या करती है, प्रोड्यूस म्यूकस लेयर, है ना। तो म्यूकस की स्पेलिंग आप फिर से देख लेना, थोड़ा सा नोट्स में जो है इनकरेक्ट हो गया है। तो जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो क्या करती है, म्यूकस की लेयर बनाती हैं। और जो ऑक्जेंटिक सेल होती हैं वो क्या करती है, गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करती है। और ये जो म्यूकस की लेयर होती है ये क्या करती है, ये जो HCl प्रेजेंट होता है ये जो है इसकी स्टमक की बॉल्स को टच ना करे, इसके लिए क्या है, एक बीच में एक लेयर का काम करती है, ताकि HCl और जो स्टमक की जो बॉल है उसके बीच में जो है प्रोटेक्शन बनी रहे, यानी जो HCl है वो इसकी बॉल को टच करके जला ना दे। तो इसलिए ये जो म्यूकस की लेयर होती है ये यहाँ पे होती है। तो इसकी वजह से क्या है, ये जो म्यूकस की लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो हमारी ऑक्जेंटिक सेल जो गैस्ट्रिक HCl को रिलीज करती है, और एक हमारी जो म्यूकस लेयर है वो क्या है, इसे प्रोटेक्ट करती है, यानी स्टमक की जो बॉल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करती है HCl से। तो ये दो चीज़ें होंगी हमारी। और जो गॉबलेट सेल होती हैं वो क्या करती हैं, म्यूकस की लेयर को बनाती है। तो ये चीज़ें हो गई बेसिक। तो यहाँ पे हमने इतनी सारी चीज़ें समझ ली। अब इसके अलावा हम कुछ देखते हैं, जैसे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं, जैसे आपने माउथ अल्सर सुने होंगे कि जब आपका पेट खराब होता है, या फिर जो है डिहाइड्रेशन की वजह से, या फिर कुछ एलर्जी की वजह से जो आपके मुंह में जो अल्सर हो जाते हैं, यानी मुंह के छाले हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, छोटे छोटे आपके अल्सर यानी छोटे छोटे आपके बम्स टाइप के बन जाते हैं। और वो क्या है, फिर बहुत ही ज़्यादा उनमें जलन जलन मचती है जब भी आप कुछ तीखा खाते हो। तो इस तरह से जो बहुत ज़्यादा उनमें पेन रहता है। तो इसी तरह से हमारे जो पेट है उसमें भी जो है अल्सर हो जाते हैं। और वो किस तरह के अल्सर होते हैं और वो किस वजह से कॉज होते हैं, तो उसके बारे में हम जो है इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि इन आवर स्टमक एंड इंटेस्टाइन देयर इज अ म्यूकस लेयर इज प्रेजेंट विच प्रोटेक्ट्स HCl टू टच द स्टमक बॉल। तो ये हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारी जो इंटेस्टाइन रहती है और जो स्टमक रहता है इसमें क्या है, एक म्यूकस की लेयर प्रेजेंट रहती है,
और वो म्यूकस की लेयर क्या करती है, गैस्ट्रिक HCl से हमारी जो स्टमक की जो बॉल्स हैं उन्हें जो है टच होने से बचाती है। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, वो है हमारा बट इफ एनी कंडीशन देयर इज एन डिसइंटीग्रेशन इन म्यूकस लेयर एट एनी प्लेस देन गैस्ट्रिक HCl टच द स्टमक बॉल एंड कॉज द सीवियर काइंड ऑफ पेन, दिस इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। तो अब एक जो कंडीशन बन जाती है, जैसे ये तो हमारा नॉर्मल है कि इस तरह से जो हमारा जो HCl है और म्यूकस लेयर वो फंक्शन करती हैं, और अगर हम इसके कंडीशन की एक दूसरी कंडीशन की बात करें तो वो हमारी जो पेप्टिक अल्सर की है कि पेप्टिक अल्सर में ऐसा क्या होता है। ठीक है, तो क्या होते हैं पेप्टिक अल्सर। तो जैसे ये हमारी जब नॉर्मल कंडीशन रहती है, अगर हम इसको इसी तरह से देखें कि ये हमारी म्यूकस लेयर है ना, और ये हमारा यहाँ से HCl रिलीज हो रहा है ऑक्जेंटिक सेल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक चीज़ होगी। लेकिन अगर किसी वजह से, है ना, किसी वजह से ये जो हमारी म्यूकस की लेयर है यहाँ से डिसइंटीग्रेट हो जाए, ये यहाँ से क्या है, डिसइंटीग्रेट हो जाए, है ना। डिसइंटीग्रेट मतलब थोड़ी ख़त्म हो जाए या फिर यहाँ से हट जाए, या फिर किसी वजह से, काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो इस वजह से क्या है, ये यहाँ से हट जाए, तो क्या होगा, यहाँ से जो म्यूकस की लेयर है वो हट गई यहाँ से। अब जो HCl यहाँ पे जो आएगा वो क्या है, सीधे जो स्टमक की बॉल्स हैं उनको टच करेगा। इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जो है अल्सर बन जाएगा, यानी यहाँ पे काफ़ी सीवियर पेन होगा। यानी जब HCl जो उबलता हमारा जो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक जो LCl है, जब वो हमारी नॉर्मल जो बॉल्स हैं यानी स्किन को टच करेगा वो, तो इससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होगा। और यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हो जाएगी, या यहाँ पे जो भी चीज़ें HCl की वजह से जो कॉज होंगी उसकी वजह से क्या है, पेप्टिक अल्सर हमारे हो जाएंगे यहाँ पे। यानी जैसे मुंह के छाले में आपके पेन होता है, सेम आपको बिल्कुल उससे भी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईली मतलब पेन यहाँ पे आपको पेप्टिक अल्सर की वजह से होता है। तो जो हमारी म्यूकस लेयर है वो यहाँ से हट गई, उसकी वजह से HCl ने इसकी वॉल को टच किया, तो इस वजह से जो है पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, यानी किन किन कारणों की वजह से जो पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। तो हमने सबसे पहले जान लिया कि पेप्टिक अल्सर क्यों होते हैं, क्योंकि जो म्यूकस की लेयर है वो यहाँ से हट जाती है, और HCl क्या है, स्टमक की जो बॉल्स हैं उनको टच कर देता है, तो इस वजह से जो है पेप्टिक अल्सर कॉज होते हैं। लेकिन कॉज होते क्यों हैं, मतलब ये जो म्यूकस की लेयर है वो हट क्यों जाती है, और किस वजह से, मतलब क्या क्या जो कारण होते हैं जिसकी वजह से HCl की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और जो है पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके कॉजेस। तो सबसे जो पहला कॉज होता है वो होता है हमारा इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस क्या होता है, तो इम्बैलेंस को हम अच्छे तरीके से समझेंगे इसकी थ्योरी के साथ, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से देखते रहना। तो देयर आर 2 फैक्टर, यानी इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है हमारा एग्रेसिव फैक्टर और एक होता है हमारा प्रोटेक्टिव फैक्टर। तो ये दोनों फैक्टर क्या होते हैं, एग्रेसिव फैक्टर क्या होता है, प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एग्रेसिव फैक्टर रिलीज द HCl एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर रिलीज द म्यूकस विच बैलेंस द हेल्दी ह्यूमन बॉडी। तो ये हमारा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, एक होता है इसमें एग्रेसिव फैक्टर। ठीक है, तो एग्रेसिव फैक्टर हमारा कौन सा हो गया, एग्रेसिव फैक्टर हो गया हमारा ऑक्जेंटिक सेल्स। तो वो क्या करती हैं हमारी, वो हमारा जो है HCl को रिलीज करती हैं। और फिर होता है हमारा प्रोटेक्टिव फैक्टर। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है वो क्या करता है हमारा, वो हमारी म्यूकस की लेयर बनाता है। तो ये दोनों क्या है, बैलेंस होने चाहिए, न तो जो एग्रेसिव फैक्टर है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और ना ही क्या है जो प्रोटेक्टिव फैक्टर है वो ज़्यादा होना चाहिए। दोनों क्या है, बैलेंस होने चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो फैक्टर है यानी ये दोनों फैक्टर्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो किसकी वजह से इम्बैलेंस होते हैं, तो ये होते हैं हमारे डिप्रेशन की वजह से, या तो हम तनाव में हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, किसी चिंता में, स्ट्रेस में, तनाव में बहुत ज़्यादा, या फिर हमने कोई अनहेल्दी फूड खाया है, यानी बहुत ज़्यादा तीखा मिर्च वाला या कुछ इस तरह का हमने खाना खाया है, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फैटी खाना खाया है। इसकी वजह से क्या होता है, तो हमारा जो बैलेंस होता है स्टमक का वो क्या है, इम्बैलेंस हो जाता है, यानी प्रोटेक्टिव फैक्टर और एग्रेसिव फैक्टर, ठीक है, तो वो दोनों क्या होते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारे, और इसकी वजह से क्या है, अल्सर जो है कॉज हो जाते हैं। तो इम्बैलेंस होने का जनरली सा मतलब यही है कि जो HCl का जो सीक्रेशन है वो बढ़ जाता है हमारा, और जो म्यूकस की जो लेयर है वो हमारी पतली पड़ जाती है या फिर वहाँ से हट जाती है। तो इस वजह से क्या है, इम्बैलेंस हो जाता है हमारा। तो HCl बढ़ने की वजह से क्या है, पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाते हैं। तो ये हमारा पहला फैक्टर हो गया, यानी पहला हमारा कॉज हो गया इम्बैलेंस। और अब हम देखेंगे हमारा दूसरा कॉज के किस वजह से जो है आपकी जो म्यूकस की लेयर है वो हट जाती है और क्या है, पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाते हैं। तो जो दूसरा कारण है वो होता है हमारा H. पायरोली, है ना। तो H. पायरोली हमारा क्या है, ये एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है
और जो हमारी जो म्यूकस की लेयर होती है उसको डैमेज करता है, ठीक है, यानी उसे धीरे धीरे करके खुरच के या फिर उसे खा के जो है उसे वहाँ से हटा देता है, यानी एक जगह से वो क्या है म्यूकस की लेयर को हटा देता है, जिसकी वजह से क्या है HCl जो है उसे टच कर देता है, यानी जो स्टमक की वॉल है उसे टच कर देता है, और इसकी वजह से जो है पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाते हैं। तो पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पायरोली बैक्टीरिया, ठीक है, और इट कॉजेज 65 to 70% ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो सबसे जो मेनली जो बड़ा कारण होता है पेप्टिक अल्सर होने का वो इस बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पायरोली बैक्टीरिया। तो ज़्यादातर जो केसेज आते हैं पेप्टिक अल्सर के वो इन्हीं वजह से होते हैं, यानी 65 to 70% जो केसेज आते हैं पेप्टिक अल्सर के वो ये बैक्टीरिया की वजह से कॉज होते हैं। तो ये हमारे दो कारण हो गए, एक तो बॉडी में इम्बैलेंस होना है ना, और जो दूसरा हमारा कारण है वो हमारा H पायरोली बैक्टीरिया। तो ये हमारे दो कारण हो गए। और अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा जो है मस्ट इम्पोर्टेंट है और उसे आपको ज़रूर करके जाना है एग्जाम में, और इसमें से जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं और इसे जो है ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में, और हर साल इसमें से जो है क्वेश्चन आते हैं। और ये है हमारा टॉपिक रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। तो इसमें हम पूरी प्रोसेस समझेंगे कि किस तरह से हमारा HCl रिलीज होता है और किस तरह से हम उसे रेगुलेट करते हैं, यानी हमारी बॉडी जो है किस तरह से उसे रेगुलेट करती है, और कौन कौन सी चीज़ें होती है वो ट्रिगर करती हैं यानी HCl को बढ़ाती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें समझेंगे। तो ये हमारा मस्ट है, यानी ऐसे मैं स्टार दे देता हूँ, इसे मैं 2 नहीं ऐसे पूरे 5 स्टार दे देता हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ज़रूर करना है। अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ लेना, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे आपको अच्छे तरीके से समझा दूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका कि द गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय वेरियस फैक्टर, बेसिकली इट इज कॉल्ड बाय द प्रोटॉन पंप, ठीक है। तो काफ़ी यानी जो गैस्ट्रिक एसिड का जो सीक्रेशन होता है वो क्या है, उसे रेगुलेट करने के लिए काफ़ी सारे जो फैक्टर्स होते हैं, यानी काफ़ी सारे रिसेप्टर्स होते हैं, और भी इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो कॉज होता है, यानी जो सबसे ज़्यादा जो HCl का जो सीक्रेशन का सबसे बड़ा कॉज होता है वो होती है हमारी प्रोटॉन पंप। तो प्रोटॉन पंप के बारे में जो आगे समझेंगे क्या होता है प्रोटॉन पंप और किस तरह से जो है HCl को ये बढ़ाती है। और अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो हमारी व्हेन द प्रोटॉन पंप इज रन देन इट रिलीज मोर एंड मोर HCl। प्रोटॉन पंप इज रेगुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिसेप्टर्स, ठीक है। तो जब प्रोटॉन पंप, यानी प्रोटॉन पंप को आप एक हेडपम्प की तरह समझ लो कि जब ये हेडपम्प चलता है, ठीक है, तो क्या है कुछ रिलीज करता है, यानी जब हम हेडपम्प को जब हम चलाते हैं तो वो क्या है पानी निकलता है, ठीक है, और जब हम हेडपम्प को चलाना बंद कर देते हैं तो पानी क्या है रुक जाता है। तो इसी तरह से जो है प्रोटॉन पंप काम करती है कि जब प्रोटॉन पंप चालू हो जाती है तो वो HCl का ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीक्रेशन करने लगती है, और जैसे ही वो बंद हो जाती है प्रोटॉन पंप तो क्या होता है HCl का जो सीक्रेशन है वो रुक जाता है। और प्रोटॉन पंप को क्या है काफ़ी सारे रिसेप्टर्स होते हैं वो उसे कंट्रोल करते हैं, यानी रिसेप्टर्स की वजह से जो प्रोटॉन पंप चालू हो जाती है या फिर उन्हीं की वजह से जो बंद हो जाती है। तो ये हमारी चीज़ें और इनके जो जितने भी रिसेप्टर्स हैं इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब समझते हैं हम इसका मैकेनिज्म कि किस तरह से जो है HCl रिलीज होता है और कौन कौन से जो कारण हैं जिनकी वजह से HCl रिलीज होता है। तो चलिए देखिए, अब इस डायग्राम की मदद से हम सारी चीज़ें समझेंगे। अब ये डायग्राम आपको देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब मैं आपको इसे समझा दूंगा ना तो आपके लिए बिल्कुल ही एक नॉर्मल सी चीज़ हो जाएगी, यानी आप इस डायग्राम को देख के डरेंगे तो बिल्कुल ही नहीं। और इसे आप अच्छे तरीके से लर्न जरूर कर लेना, सारी चीज़ें अच्छे से समझ के आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया और आपने ये डायग्राम बना दिया तो आपको जो है 10 नंबर लेने से कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। और आपके जो पेज भर जाएंगे काफ़ी सारे, वो अलग अलग चीज़ है, यानी वो अलग आपका बेनिफिट है। तो आपको इसे अच्छे से कर लेना है, कोई भी इसमें कमी नहीं छोड़नी है। मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने भी इसे अच्छे तरीके से समझा है, इसलिए जो है मैं आपको इसे समझाने वाला हूँ। तो देखिए, जब जो HCl का जो सीक्रेशन होता है ना उसके 2-3 रीजन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस डायग्राम में एक चीज़, ठीक है, कि ये हमारा स्टमक है, आप इसे स्टमक समझ लो, ये हमारा पूरा स्टमक है, ठीक है, ये इसकी बॉल्स हैं, ठीक है, और ये स्टमक की बॉल्स हैं। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ समझने वाली वो है हमारी कि जो स्टमक से जितना ज़्यादा H+, ठीक है, H+ रिलीज होगा, यानी HCl जो है जितना ज़्यादा रिलीज होगा यहाँ से तो वो यहीं से होगा, ठीक है, यानी HCl का जितना भी सीक्रेशन होगा वो यहीं से पास होगा। अब यहाँ से पास होगा तो ये बात कन्फर्म है, यहाँ पे काफ़ी सारा जो है HCl होगा, और काफ़ी सारा जो HCl है वो यहीं से जो है इन्हीं के थ्रू जो है रिलीज हुआ होगा, यानी इन बॉल्स के थ्रू रिलीज हुआ हुआ यहाँ पे, और इसकी वजह से जो है यहाँ से जो HCl निकलता रहता है, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी सबसे पहली चीज़ कि यहाँ से जो है HCl का सीक्रेशन होगा, यानी जितना ज़्यादा H+ निकलेगा यानी उतना ज़्यादा ही HCl निकलेगा। तो ये हमारी पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ जो है समझने वाली है वो हमारी यहाँ पे प्रोटॉन पंप, ठीक है।
तो प्रोटॉन पंप क्या है, हमारा हेड पंप है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन पंप है जब ये चालू हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है H+ का यहाँ पे सीक्रेशन करेगी, यानी और ये बंद हो जाएगी तो ये जो है H+ का जो सीक्रेशन है यानी HCl का जो सीक्रेशन वो यहाँ पे रुक जाएगा। तो जब ये चालू होगी तो यहाँ पे जो है HCl यानी बढ़ने लगेगा और वो क्या है, बाहर रिलीज होने लगा स्टमक में, है ना। और जब ये बंद हो जाएगी तो क्या है, HCl का जो सीक्रेशन है वो रुक जाएगा। यानी हमारी जो मेन चीज़ है वो यही है हमारी। तो जितनी भी सारी रिसेप्टर हैं, जो भी चीज़ें हम खाते पीते हैं, हमारा डिप्रेशन होता है, और वो क्या है ट्रिगर्ड करते हैं हम हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उनको, और जिनकी वजह से क्या है जो है HCl का सीक्रेशन यानी उन्हीं की वजह से जो है प्रोटॉन पंप जो है चालू हो जाती है, कहीं बंद हो जाती है, तो इसी की वजह से क्या है HCl का सीक्रेशन बढ़ने लगता है। तो मेन हमारी प्रोटॉन पंप है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि प्रोटॉन पंप किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहला जो तरीका रहता है वो इस तरह का है कि जैसे ये हमारा खाना है यहाँ पे, ठीक है। तो जब हमने खाने को देखा, हमारे इसमें दो तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो एक जो हमारा तरीका होता है वो तो ये है कि हम खाने के बारे में केवल सोचें, है ना, कि जस्ट हमने इमेजिन किया खाने के बारे में, है ना। तो एक तो हमारा ये फैक्टर हो गया, तो इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे खाने के यानी टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो जब हमने खाने को देखा हमने, उसे छुआ और जो हमने टेस्ट किया उसे यानी खाने को हमने खाया, तो उस कंडीशन में जो क्या होगा, हमारा एक गैस्ट्रिन एंजाइम होता है यानी एक केमिकल होता है। तो जैसे ही हमने खाने को खाया या फिर हमने खाने को टच किया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो गैस्ट्रिन एंजाइम होता है हमारा वो रिलीज होता है, ठीक है। और जो गैस्ट्रिन एंजाइम हमारा रिलीज होता है तो वो क्या करता है, हमारा एक रिसेप्टर होता है जिसके साथ क्या है बाइंड करे जाता है वो, नहीं इसका नाम होता है हमारा GCK रिसेप्टर, ठीक है, यानी गैस्ट्रिक कोटाकोलाइन रिसेप्टर, ठीक है, यानी इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक कोटाकोलाइन रिसेप्टर। तो जो हमारा गैस्ट्रिन एंजाइम है वो इसे क्या ट्रिगर कर देता है, इसके साथ जो है बाइंड करे जाता है। और ये जो और ये जो GCK2 जो रिसेप्टर है वो क्या करता है, यहाँ से जाता है और इस तरह से जो है यहाँ से जाके जो है प्रोटॉन पंप को ट्रिगर कर देता है, यानी प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कर देता है। और इसकी वजह से क्या है, हमारी प्रोटॉन पंप चालू हो जाती है और वो क्या है H का जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेशन करने लगती है यहाँ पे, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या है हमारा HCl बढ़ने लगता है हमारी जो स्टमक है उसमें। तो एक तो हमारा ये फैक्टर हो गया। और अब हमारा जो दूसरा फैक्टर है यानी ये हमारा दूसरा तरीका हो गया, यानी किस तरह से जब हम खाने को खाते हैं या फिर उसे टच करते हैं उस कंडीशन में हमारा किस तरह से जो HCl रिलीज होता है और किस तरह से ये प्रोटॉन पंप चालू हो जाती है। तो ये हमने समझ लिया। और अब दूसरी समझने वाली चीज़ है कि अगर हम खाने के बारे में जस्ट इमेजिन करते हैं, यानी हम सोचते हैं, ठीक है, कि हमें भूख लगी है तो हम खाने के बारे में सोच रहे हैं कि काश ये खाना होता, वो खाना होता, या फिर पिज़्ज़ा होता, बर्गर या कुछ भी XYZ हम खाने के बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। तो जस्ट इमेजिन करने से भी क्या है HCl का सीक्रेशन होने लगता है। तो जैसे एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है कि जैसे हमने आज सुबह हमने 7 बजे खाना खा लिया, ठीक है, और कल जो है हमने जो टाइम को चेंज कर दिया, हमने खा लिया 9 बजे, ठीक है, और अगले दिन हमने जो है 8 बजे खा लिया, कहीं हम 12 बजे खा रहे हैं, कहीं 1 बजे खा रहे हैं। तो इससे क्या है हमारी बॉडी का जो है जो एक टाइम होता है यानी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है तो वो क्या है डिसमिस हो जाती है, यानी वो क्या है डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या है जो HCl का जो प्रॉपर सीक्रेशन है वो हमारा नहीं हो पाता है, वो खाना जो है अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसे सपोज हमने क्या है 8 बजे खाना खा लिया, अगले दिन भी हमने 8 बजे खाना खा लिया, फिर हमने अगले दिन 8 बजे जो है खाना खा लिया। तो इससे क्या है हमारी बॉडी को जो पता चल जाता है कि हमारा जो टाइम है खाना खाने का वो 8 बजे का ही है। तो बॉडी क्या है ऑटोमेटिकली क्या है HCl रिलीज करने लग जाती है। तो जब HCl रिलीज करती है तो वो क्या एक टाइम फिक्स हो जाता है, ठीक है, मतलब एक परफेक्ट जो है टाइम बन जाता है कि उस टाइम पे जो है HCl रिलीज होगा ही होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन बन जाती है हमारी। और जब टाइम से जब HCl बनने लगता है तो उस केस में क्या होता है, अगर हम खाना नहीं भी खाते हैं ना तो उस टाइम पे जो है HCl रिलीज होगा हमारा, और जब हम खाना खाते हैं उस टाइम पे भी जो है रिलीज होगा। तो सपोज हमने जस्ट इमेजिन किया, ठीक है, जैसे हमने खाने के बारे में सोचा, ठीक है, तो सोचने से क्या होगा हमारी एक नर्व होती है जिसे हम बोलते हैं वेगस नर्व, ठीक है। और वो वेगस नर्व क्या करती है, वो जाती है हमारी, और जो हमारी एक कोलिनर्जिक एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एक हमारा एंजाइम होता है एसिटाइल कोलाइन, उसको क्या है ट्रिगर कर देती है, ठीक है। तो जो वेगस नर्व होती है वो क्या करती है एसिटाइल कोलाइन जो एंजाइम होता है उसको रिलीज करती है, और जैसे वो रिलीज होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है हमारा M3 जो रिसेप्टर होते हैं उसके साथ बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। और जब उसके साथ वो जैसे ही बाइंड करते हैं तो वो क्या है कैल्शियम आयन जो है रिलीज करते हैं, और जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं तो वो क्या है प्रोटॉन पंप को चालू कर देते हैं, और जैसे ही प्रोटॉन पंप चालू होती है तो H+ का जो सीक्रेशन होने लगता है यानी HCl बढ़ने लगता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी ये हो गई, यानी जो जैसे हमने फूड के बारे में इमेजिन किया वेगस नर्व हमारी एक्टिव हुई और उसने क्या है
एसिटाइल कोलाइन जो एंजाइम है उसका रिलीज किया। एसिटाइल कोलाइन क्या करता है, M3 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और उसकी वजह से क्या है, कैल्शियम आयन जो है रिलीज होने लगते हैं और वो क्या है, हमारी प्रोटॉन पंप को जो है चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इससे जो है HCl बढ़ने लगता है। उसके अलावा हम बात करें कि जैसे हमने कभी खाना खा लिया, उल्टा सीधा खाना खा लिया, हाँ, यानी हमने कोई गंदा खाना खा लिया, कोई ख़राब खाना खा लिया, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है उस केस में, तो वो क्या है, हमारे हिस्टामिन। ठीक है, तो आपने हिस्टामिन का नाम सुना होगा। ठीक है, तो वो क्या है, हमारी जो मास्ट सेल्स होती हैं वो क्या है, हमारी हिस्टामिन को रिलीज करती हैं। ठीक है, तो जैसे खाना हमने कोई स्पॉइलेज यानी कोई गंदा खाना खा लिया जिसमें कोई बैक्टीरिया या कुछ ऐसा कुछ हुआ, तो वो क्या है, जैसे हमारी बॉडी में आता है तो जो मास्ट सेल होती हैं, जो एंटीबॉडी होती हैं, वो ट्रिगर्ड हो जाती हैं। ठीक है, और वो क्या करती हैं, हिस्टामिन का रिलीज करने लगती हैं। और जो हिस्टामिन का जो जैसे ही वो हिस्टामिन रिलीज करती हैं एंजाइम को, तो वो क्या करता है, H2 जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, यानी हिस्टामिन 2 जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या है, हमारी स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही वो उनके साथ बाइंड करता है, H2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है हमारा हिस्टामिन, तो वो क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप को चालू कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही प्रोटॉन पंप चालू होती है तो H यानी HCl का सीक्रेशन बढ़ने लगता है। तो ये हमारा दूसरा फैक्टर हो गया। ठीक है, और हम तीसरे की बात करें तो वो होता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन, जो हार्मोन रहता है, जैसे वो रिलीज होता है तो वो क्या है, वो भी हमारे प्रोटॉन पंप को चालू कर देता है। ठीक है, तो उस केस में भी जो है HCl हमारा बढ़ने लगता है। तो ये हमारे 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जब खाने को खाया उस केस में गैस्ट्रिन रिलीज हुआ, फिर वो GCK2 के साथ जो बाइंड हो गया और उसने जो है प्रोटॉन पंप को चालू कर दिया। ठीक है, और एक जो हुआ हमारा फैक्टर वो हुआ हमारा कि हमने वेगस नर्व हमारी एक्टिव हो गई, यानी खाने के बारे में जस्ट हमने इमेजिन किया, उसने क्या है, जो एसिटाइल कोलाइन एंजाइम को रिलीज किया, वो M3 जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड किया और उसने जो प्रोटॉन पंप को चालू कर दिया। और अगर हमने कोई गंदा संदा खाना खाया है तो उस केस में जो है एंटीबॉडीज ने जो है, जो हमारी जो मास्ट सेल्स रहती हैं, उसने क्या है, हिस्टामिन को रिलीज किया और वो H2 रिसेप्टर के साथ बाइंड किया और उसने जो है प्रोटॉन पंप को चालू कर दिया। और तीसरा हमारा जो होता है वो होता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन, जो हार्मोन्स रहते हैं, तो वो क्या है, EP जो 3 जो रिसेप्टर होते हैं उसके साथ बाइंड करते हैं और प्रोटॉन पंप को चालू कर देते हैं। तो हमारी 2-3 चीज़ें होगी, तो आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से जो काम होता है यहाँ पे। और एक और चीज़ होती है हमारी, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो देखिए इसे मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ। ठीक है, तो थ्योरी का बाद में पढ़ लेना। तो सबसे पहले यानी हमारे जो स्टमक होता है उसमें H2 एंड CO3 होता है। ठीक है, यानी वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, तो H2 और CO3 होता है हमारा, वो क्या करता है हमारा, तो जो वो दोनों होते हैं जब प्रेजेंट होते हैं तो हमारे एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ये हमारा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है ना, वो क्या करता है, हमारे H2 और जो CO3 है ना, इसको क्या है, H2 को H2CO3 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी किस में कर देते हैं, कार्बोनिक एसिड में। तो ये होता है हमारा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो H2 और CO3 को जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम वो क्या करता है, इसको कार्बोनिक एसिड में चेंज कर देता है। और ये जो कार्बोनिक एसिड है ना, ये क्या है, डिसोसिएट हो जाता है, यानी टूट जाता है। किस किस में टूट जाता है, H+ और HCO3 आयंस में टूट जाता है। ठीक है, और जब ये H+ आयंस में टूट जाता है ना, तो इसकी वजह से क्या है, ये जो H+ आयन है ये इसमें रिलीज होने लगते हैं, यानी स्टमक में रिलीज होने लगते हैं। और इसकी वजह से क्या है, जो HCl का जो सीक्रेशन है वो बढ़ने लगता है। तो ये हमारा एक और सबसे लास्ट फैक्टर हो गया। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जान ली कि कैसे हमारा जो गैस्ट्रिन एंजाइम है वो क्या है, हमारे प्रोटॉन पंप को ट्रिगर करता है। फिर हमने समझा कि वेगस नर्व, ठीक है, वो किस तरह से हमारी प्रोटॉन पंप को ट्रिगर करती है। फिर हिस्टामिन के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने PGE के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है वो हमारा किस तरह से जो ट्रिगर कर देता है। तो ये हमने जो बेसिक चीज़ें हैं ये हमने जो एक अच्छे तरीके से, अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि एग्जाम पर्पज़ से, जिसे यानी जो आपको समझना चाहिए था वो मैं आपको परफेक्टली समझा चुका हूँ। और आप, आई होप आप सारी चीज़ें इसमें समझ गए होंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सा जो स्ट्रक्चर है ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। और अब भी आपकी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो है जो क्लियर करने लायक चीज़ होंगी वो मैं आपको कर ही दूँगा। तो ये हमारी कुछ चीज़ें होंगी। और बात करें इसकी थ्योरी के बारे में, तो जैसे हम मैकेनिज्म पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो है रेगुलेट होता है हमारा HCl। तो मैकेनिज्म में हमने सबसे पहले हमने यानी टच और ईट वाला सिस्टम पढ़ा था हमने, कि अगर हम खाना खाते हैं या उसे टच करते हैं तो जो है गैस्ट्रिन रिलीज होता है हमारा। और गैस्ट्रिन क्या करता है, हमारा GCK2 जो रिसेप्टर होते हैं उसके साथ बाइंड कर जाता है। और इसकी वजह से क्या है, जो GCK2 जो रिसेप्टर होता है वो क्या कर देता है, प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कर देता है और HCl जो है बढ़ने लगता है। और फिर हमने जस्ट इमेजिन के बारे में पढ़ा था कि अगर हम खाने के बारे में इमेजिन करते हैं तो वो क्या करता है
कि जो हमारी जो वेगस नर्व होती है उसको एक्टिव कर देता है, और इसकी वजह से जो हमारा जो वेगस नर्व की वजह जब हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या करता है, एसिटाइल कोलाइन एंजाइम को रिलीज करता है, जो क्या है M3 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है, और M3 को हम क्या बोलते हैं, मस्कैरिनिक रिसेप्टर। ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारी जो स्टमक बॉल में प्रेजेंट रहते हैं जो रिसेप्टर रहते हैं ये वाले M3 रिसेप्टर, और वो क्या करते हैं, कैल्शियम आयन का रिलीज करने लगते हैं, यानी इन्फ्लक्स करने लगते हैं, और जिसकी वजह से प्रोटॉन पंप एक्टिव हो जाती है और HCl का जो सीक्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा हमने एक पढ़ा था जो इन एनी इन्फ्लामेटरी कंडीशन, यानी हिस्टामाइन हमारा रिलीज होने लगता है जब जो मास्ट सेल होती हैं तो वो जब ट्रिगर्ड हो जाती हैं तो उस केस में जो है हिस्टामाइन रिलीज होने लगता है, और वो क्या है, H2 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से क्या है जो वो प्रोटॉन पंप है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। उसके बाद हमने कार्बोनिक एनाइडेस एंजाइम के बारे में पढ़ लिया, जो क्या है H+ और HCO3 का जो सीक्रेशन है वो बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से HCl हमारा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली और आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशंस की, यानी इसके जो ड्रग्स होते हैं, यानी जो HCl को कंट्रोल करते हैं, उसके सीक्रेशन को रोकते हैं। ठीक है, तो उनकी जो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे एक तो होते हैं हमारे गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन इनहिबिटर्स। ठीक है, तो यानी HCl अभी सीक्रेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस चीज़ को यानी सीक्रेट होने से पहले क्या है, उसे रोक देना। ठीक है, यानी कुछ कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हम मेडिसिन लेते हैं, यानी जब हम बीमार हो जाते हैं तो क्या है, हम कुछ मेडिसिन लेने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या है मेडिसिन तो दे देते हैं, लेकिन वो क्या है, यानी HCl को प्रिवेंट करने के लिए, यानी पेप्टिक अल्सर ना हो जाए कहीं, या फिर दवा खाने से क्या है कोई जो रिसेप्टर है वो ट्रिगर ना हो जाए, इसकी वजह से HCl बढ़े नहीं पेट में, इसकी वजह से क्या है वो उसे रोकने के लिए पहले से ही जो है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन इनहिबिटर्स, यानी कुछ दवाइयाँ होती हैं जिन्हें वो उसके साथ रिकमेंड करते हैं। ठीक है, ताकि जो है पेट में कोई दिक्कत ना हो। और उसके अलावा जो हमारे दूसरे होते हैं वो होते हैं हमारे गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, कि अगर एसिड बन गया है, यानी HCl हमारा जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो चुका है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, उसे कैसे सही करना है। और फिर जो तीसरे होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे अल्सर प्रोटेक्टिव, कि अगर पेट में छाले हो गए यानी अल्सर हो गए, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, यानी किस तरह से उन्हें सही करना है। और फिर होते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन इनहिबिटर्स की। तो इसमें सबसे पहले होते हैं हमारे H2 एंटी हिस्टामिनिक्स। ठीक है, तो अगर कुछ खाना गलत सलत खाने की वजह से जो हिस्टामाइन आपका ट्रिगर हो गया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हमारे कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो होते हैं हमारे सिमेटिडिन, ठीक है, और रेनिटिडिन, और उसके बाद होता है हमारा फॉर्मेटिडिन, और फिर होता है हमारा रोसेलिटिडिन, और फिर होता है हमारा लॉफुटिडिन। ठीक है, तो ये हमारे क्या करते हैं, हिस्टामाइन के रिलीज को रोक देते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या है, एसिड का सीक्रेशन नहीं होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो प्रोटॉन पंप के बारे में हम अच्छे तरीके से जान ही चुके हैं कि कुछ भी गड़बड़ होती है तो प्रोटॉन पंप हमारी चालू हो जाती है और बंद हो जाती है। तो अगर हम प्रोटॉन पंप को ही बंद कर दें, ठीक है, यानी उसी की जो एक्टिविटी है उसको बंद कर दें, तो इससे क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसके जो ड्रग्स होते हैं वो होते हैं हमारे ओमिप्राजोल और इसमोप्राजोल, पेंटोप्राजोल और लेंसोप्राजोल, और फिर होती है हमारी र्यूवेप्राजोल, और फिर होती है हमारी आईएप्राजोल। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी जो जितने भी जो ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट होने से रोक देते हैं। और फिर हमारे जो आते हैं वो होते हैं हमारे एंटीकोलिनर्जिक, जिसमें हमारे होते हैं पिप्राजिपिन और प्रोपेंटेजिलेन, और फिर होते हैं हमारे ऑक्सीफिनोलियम। और उसके बाद जो होते हैं हमारे वो होते हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। ठीक है, और जिसमें हमारा आता है एक इसमें आता है हमारा एक ही ड्रग जिसका नाम है मीसोप्रोस्टॉल। ठीक है, तो ये हमारे हो गए गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन, यानी एसिड को रिलीज होने से ही रोक देना, यानी उसे सीक्रेट होने से ही रोक देना। और उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं हमारे गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, कि अगर एसिड बन गया है, ठीक है, तो उसे न्यूट्रलाइज कैसे करना है। तो अगर हमें एसिड को जो न्यूट्रलाइज करना है तो उसकी जो रिएक्शन हमें बेस के साथ करानी होगी। ठीक है, और जैसे ही बेस के साथ रिएक्शन होगी तो क्या है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा एसिड है वो क्या है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे सिस्टमेटिक, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे नॉन सिस्टमेटिक। एक होते हैं हमारे सिस्टेमिक और दूसरे होते हैं हमारे नॉन सिस्टेमिक। ठीक है, तो जो सिस्टेमिक होते हैं वो हम देते हैं इंजेक्शन और IV फ्लूइड्स की फॉर्म में। तो इसके अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो वो हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट। ठीक है, और जो दूसरे होते हैं हमारे वो होते हैं नॉन सिस्टेमिक, यानी ये लिए जाते हैं टैबलेट और सिरप्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और Mg यानी मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, और तीसरे होते हैं हमारे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और फिर होते हैं हमारे कैल्शियम कार्बोनेट।
और बात करें हम अल्सर प्रोटेक्टिव्स की, ठीक है, तो यानी जब अल्सर हो जाते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, तो यानी जब जैसे जो आपकी वॉल होती है उसमें क्या है, जैसे आपको उसमें कोई यानी घाव हो गया, यानी HCl ने जो है आपकी जो स्टमक की जो बॉल है उसको टच कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या है घाव हो जाता है, इसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो अगर घाव बन गया है, ठीक है, आपके स्टमक में, तो उस चीज़ को रोकने के लिए यानी उस चीज़ को भगने के लिए, घाव को हील करने के लिए कुछ जो ड्रग्स होते हैं जिसका नाम होता है हमारा सुक्राफेट, और फिर होता है हमारा कॉलोइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 2 एग्जांपल्स होते हैं और इम्पोर्टेंट है, तो आपको जो है याद कर लेने इन्हें। और फिर आते हैं हमारे लास्ट जो होते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाता है जिसका नाम है हमारा H. पायरोली बैक्टीरिया, वो क्या है, जो म्यूकस की लेयर है उसको खुरच खुरच के यानी काट काट के उसको जो है पतला कर देता है, जिससे क्या है पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। तो अगर वो बैक्टीरिया जो अंदर चला गया है, ठीक है, और तो उसके लिए यानी उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जिसका नाम है एमोक्सिलिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, और होता है हमारा मेट्रोनाइडेजोल, और फिर होता है हमारा टिनिडाजोल, और फिर होता है हमारा टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो ये हमारी एंटीबायोटिक्स हैं जो क्या करती हैं, H. पायरोली जो बैक्टीरिया है उसको जो किल कर देती हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर, ठीक है, जिसमें क्या है हमने रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और अब हम इसके कुछ जो है इसके जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में अगले जो वीडियो में कवर करेंगे एक एक करके। तो हमारा ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें आपको जो है जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कैसे जो है एसिड का जो सीक्रेशन है वो रेगुलेट होता है, तो आपको उस डायग्राम को अच्छे तरीके से जो कर लेना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्जाम में जो है डायरेक्टली इसमें से पूछा जाता है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर ग्रुप में जो आप पूछ सकते हैं। तो और इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो मैं आपको टाइम टू टाइम उसमें प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस चैप्टर में जितने भी ड्रग्स हैं उनके बारे में अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।